थैंक यू। दोस्तों, कहते हैं कि कहानियों के जरिए हम बहुत कुछ सीखा करते हैं। स्टोरीज आर द लर्निंग्स फॉर अस। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा बचपन दरअसल पूरे हिंदुस्तान में घूमते हुए निकला, क्योंकि हमारे फादर एयरफोर्स में थे। मेरा जन्म जो था वो कोटा राजस्थान का है। उसके बाद हम गुवाहाटी चले गए, उसके बाद फरीदाबाद आ गए, और इस तरीके से उसके बाद हम एमपी के अंदर एक छोटा सा शहर है आमला डिपो, वहाँ पे चले गए। हमारी स्कूलिंग ऐसे ही चलती रही। केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल में। और मैं जब 10+2 से 10th की थी तो उसके बाद थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दिया हमारे फादर ने कि क्या करियर होना चाहिए। मैंने नहीं सोचा था, मैंने ये सोचा था कि पहले 10+1 10+2 करेंगे, थोड़ा बेस पक्का हो जाएगा, उसके बाद में सोचेंगे। और ड्रीम्स मेरे ये थे कि मैं पायलट बनूंगा, या मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी कि चलो साइंटिस्ट बनेंगे। ये दो चीज़ों के बारे में सोचा करता था। लेकिन सोच से क्या होता है, जो आदमी सोचता है कई बार ऐसा नहीं होता। हमारा यहाँ पे जो इंडिया के अंदर कुछ ऐसा कल्चर है कि जो चल रहा होता है उसकी तरफ धकेल दिया जाता है बच्चे को। फॉर एग्जांपल कि पहले होता था जब हम छोटे थे कि या तो डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, या वकील बनेगा, बस। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब कंप्यूटर्स, आईटी, और फिर उसके बाद ये एमबीए वगैरह चल पड़ा। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हमारे एक टीचर थे, वो फादर के दोस्त थे, उन्होंने गाइड किया कि मेरे बड़े भाई हैं, वो सिविल इंजीनियर हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो आप इसको भी इंजीनियरिंग करा दो। मैंने कहा इंजीनियरिंग करनी है तो कम से कम 10+2 होना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा फिर एक और तरीका है इंजीनियरिंग करने का, वो ये तरीका है कि 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक में हो जाओ। 3 साल का डिप्लोमा है, उसके बाद डिप्लोमा करके निकलोगे, नौकरी भी लग जाएगी, और साइमल्टेनियसली आप डिग्री भी कर लेना, AMI भी कर लेना पार्ट टाइम के अंदर। तो मेरे को सोचने का कोई मौका नहीं था। फादर ने बोला कि करना है, करना है। आई वॉज जस्ट 14.5 years old। मुझे हॉस्टल भेज दिया गया भोपाल के अंदर, जो कि वहां से 300-400 किलोमीटर था। भोपाल में हॉस्टल में रह के मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में। और इन द मीन टाइम मेरे फादर की ट्रांसफर हो गई बरेली। वो बरेली शिफ्ट हो गए, और मैं वहां से भोपाल से बरेली चला गया। जब बरेली गया वहां पे, तो मेरी इतनी भी उम्र नहीं थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होता। मेरी उम्र सिर्फ 17.5 साल थी। तो मुझे इमीडिएटली वहां पे कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके पास नौकरी मिल गई। कुछ महीने मैंने वहां नौकरी की, उसके बाद मुझे पंजाब PWD में नौकरी मिल गई, तो मैं पंजाब में आ गया। यहाँ पे नेशनल हाईवेज में मैंने 4 साल नौकरी की, और उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया। मैं MES के अंदर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। ये 88 की बात है जबकि मैंने MES को ज्वाइन किया था। तो देखिए कि जिंदगी के अंदर कोई भी सभी चीजें ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो आप चाहते हो वैसी होती है। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ, मैंने 20 साल नौकरी की है MES के अंदर, और आउटस्टैंडिंग रहा हूँ वहाँ पे। जितने भी हमारी एनुअल जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी वो आउटस्टैंडिंग गई हैं हमारी, और कमेंडेशंस कार्ड मिले हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से और इंजीनियर इन चीफ से। कहने का मतलब नौकरी बहुत बढ़िया रही। लेकिन अब मैं सोचता हूं, तो क्या मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता था? नहीं। फिर भी बना, हाँ। नौकरी की, हाँ। बहुत अच्छी की, हाँ। अब होता क्या है कि कई बार जब हम एमवे बिजनेस भी किसी को दिखाने के लिए जाते हैं, तो वो आदमी कहता है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं, उसमें बहुत खुश हूं। तो वो जाने अनजाने ये कह तो जाता है, हकीकत उसके पीछे बहुत कुछ और होती है। अगर वो अपनी लाइफ को थोड़ा रिवाइंड करे और पीछे जिंदगी के अंदर लेके जाए कि बचपन में वो क्या चाहता था, तो शायद वो जो अब कर रहा है वो ये नहीं चाहता था। लेकिन वो बात अलग है कि वो सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में फंस के रह गया और उसको वही अच्छा लगना शुरू हो गया। और जब हम एमवे बताते हैं तो बोलता है कि मैं डॉक्टर हूं भाई, अच्छा भला, और अब मैं एमवे करूंगा क्या? अब मैं लोगों को बताऊंगा एमवे के बारे में तो लोग क्या कहेंगे, उसका स्टेटस भी आड़े आ जाता है। दरअसल स्टेटस जो है वो एक फॉल्स ईगो है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। अगर स्टेटस को एब्रीवेट करना हो STATUS, तो वो होता है सिंपली टू एडम एंड टू अंडरस्टैंड द सक्सेस। कामयाबी को समझ नहीं पाते हैं हम, स्टेटस उसको कहा जाता है। मुझे पता लगा था मेरा स्टेटस कैसा था। मुझे याद है कि एक बार सब्जी मंडी चला गया मैं इसके साथ सब्जी लेने के लिए, और वहां पे जाके सब्जी ले रहे थे तो उन्होंने आलू खरीदे। वो कहने लगा 20 रुपए दो साहब 1 किलो आलू के। मैंने अपना देखा तो मैं वैलेट घर पे बुलाया था। मैंने उसको बोला कि यार मैं पर्स बुलाया हूं, वैसे मैं सिविल इंजीनियर हूं। वो बोलता भैया 20 रुपए दो मुझे, सिविल इंजीनियरिंग से मुझे क्या लेना देना है। मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मेरी वहां पे बड़ा स्टेटस है। कहता बाबूजी 20 रुपए हैं तो आलू मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मैंने आलू वहां पे छोड़े, घर पे आ गया तो घर पे आके मुझे ये कहती है कि काहे का यार तुम स्टेटस है तुम्हारा, तुम्हारे स्टेटस के तो किलो आलू भी नहीं मिलते बाजार के अंदर। तो वहां पे जाके थोड़ी सी मेरे को वो समझ में आई कि स्टेटस वेटस कुछ नहीं होता है। और लेकिन लोगों को ये बहुत आड़े आता है, खासकर इस बिजनेस को बिल्ड करने के। लोग क्या कहेंगे? अमा लोग क्या कहेंगे मुझे बताओ? जो आप हो वही तो कहेंगे। अगर कंगाल है तो कंगाल कहेंगे, अमीर हो तो अमीर कहेंगे,
लोगों ने क्या कहना है, लोगों के कहने में काय के लिए आते हो। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, हमारे एक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर दोस्त हैं, मैंने उनको बिजनेस प्लान दिखाया, वो कहने लगे कि मैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में ऑफिसर हूं, अगर मैंने एमवे कर ली तो लोग क्या कहेंगे। तो मैंने एक सवाल किया कि जिन लोगों को आपको चिंता हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, क्या कभी उन लोगों को आपकी चिंता हुई है? खुदा ना खास्ता कल आपको कुछ हो गया तो जो आपको कह रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग आपका ध्यान रखेंगे आपकी फैमिली का? तो उसका कहना था नहीं। मैंने कहा जब उनको आपकी चिंता नहीं है तो आप उनकी चिंता क्यों करते हो भाई? ठट के काम करो, कोई भी करना है। और ये हकीकत है, हकीकत है, वो लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने देखा है लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया, लोगों ने मजाक किया, मेरा क्या गया। आज वही लोग कॉल कर करके मुझे, मेरी एमाग्राम के अंदर फोटो देख देख के कॉल कर करके ज्वाइन करते हैं, यहीं पर बैठे हैं कॉल कर करके, और कि ये एहसास कर रहे हैं कि मैंने गलती की। मुझे याद है मैंने कहीं पे एक कहानी सुनी थी कि एक डॉक्टर थे, बड़े कामयाब डॉक्टर थे, 70 साल की उम्र हो गई, सर्जरी के अंदर उनका बड़ा नाम था, मेडिकल साइंस में बड़ी सारी उपलब्धियां थी, तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनके सम्मान में एक आयोजन किया गया और उनको फ्रंट सोफा पे बैठाया गया और कुछ स्पीकर्स उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे थे कि इन द मीन टाइम वो उठ के चले गए। तो वो जो आयोजक थे उन्होंने देखा कि जिसके सम्मान में आयोजन किया है वो डॉक्टर साहब कहीं चले गए, वो उनका पीछा किया तो देखा कि वो पेड़ के नीचे बैठ के फफक फफक के रो रहे। तो आयोजकों ने सोचा कि गलती ना हो गई होवे, तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या गलती हो गई हमसे, क्यों रो रहे हो? वो कहता है यार जिस चीज के लिए आप मेरा सम्मान कर रहे हो, दरअसल वो मैं डॉक्टर तो बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो बचपन में डॉक्टर ही नहीं बनना चाहता था। वो कहता है यार कमाल हो गई, आपके लिए इतना बड़ा हम सम्मान कर रहे हैं और आप ये कैसी बात कर रहे हो? कहता मैं रियली बता रहा हूं, मैं तो कहता गिटार बजाना चाहता था और गाने गाना चाहता था, मेरा तो ये ड्रीम था, वो तो मेरे फादर ने जबरदस्ती मुझे डॉक्टर बना दिया। अब बताओ, वो कहते हैं यार तुम्हारी 70 साल की उम्र है, आपके फादर की डेथ कब हुई? कहने लगा ये फादर की डेथ तो मेरी 20 साल पहले हो गई थी। कहने लगा फिर 20 साल पहले डेथ हो गई थी तो आपने अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बदल लिया अगर आपको पसंद नहीं था? तो वो कहने लगा जी कि पहली बात तो जब मैं उस टाइम में 50 साल का था और मैं अपने काम में इतना फंस गया था कि मुझे यही अच्छा लग रहा था, वो तो मैं आज एहसास कर रहा हूं ना, मुझे यही अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात ये कि 50 साल की उम्र में अगर मैं अपना प्रोफेशन बदलता तो मुझे चिंता थी लोग क्या कहेंगे, मुझे यह फिक्र था। और मुझे यह भी चिंता थी कि क्या मैं अब गिटार बजा सकूंगा, क्या मैं वैसी आवाज निकाल सकूंगा। तो मैसेज क्या है दोस्तों कि देखो तो सही कि आप जिंदगी के अंदर करना क्या चाहते हो और कर क्या रहे हो। वो फॉल्स ईगो लेकर ये मत कहो कि मैं कुछ और नहीं कर रहा। एमवे बिजनेस आपको 2 से 5 साल के अंदर फ्रीडम दे सकता है, आप जो चाहो जब चाहो वो कर सकते हो, जो आपका मन था बचपन के अंदर। एनीवेज, हमने इस बिजनेस को, बिजनेस की कहानी कहां से स्टार्ट होती है कि हम पटियाला में, मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी एमईएस के अंदर, तो पटियाला के अंदर जब मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा था तो वहीं पर मिस्टर जतिंदर जैन जो आज हमारे अपलाइन है वो खड़े थे। हम दोनों की एक ही दिन की अपॉइंटमेंट है। हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया तो वो हमने आपस में कोल्ड कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे साथ, मैंने उनके साथ। तो कहने लगे कि चलो हम यहाँ कमरा ढूंढ के रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर टेररिज्म बड़ा टॉप पे था, तो 100 किलोमीटर आना जाना लुधियाना से पटियाला बड़ा मुश्किल था। तो हम लोगों ने वहाँ पे कमरा ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन कोई जवान लड़कों को उस टाइम पे कमरा नहीं दिया करता था। हमने बड़े धक्के खाए इधर उधर, 4-5 मकान पसंद आए पर मकान नहीं मिला। इन द मीन टाइम एक जगह पे हमने टूलेट का बोर्ड देखा, टूलेट का बोर्ड देख के नॉक किया तो वहां से एक लेडी निकली। हमने उनसे पूछा कि ये मकान खाली है? कहने लगा मकान तो खाली है लेकिन इसके मकान मालिक वहां रहते हैं। और जब वहां रहते हैं उन्होंने इशारा किया तो मैंने वहां देखा तो उस गेट पे एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी। तो मैंने उसको जतिंदर को बोला, मैंने कहा यहीं रहते हैं यार, जैसा भी कमरा है ले लेते हैं। तो वो कहता यार देख तो ले। मैंने कहा कितने देखे हैं यार, कोई तो दे नहीं रहा, एक देने के लिए तैयार हो जाए इतना ही बहुत है। लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मेरा निशाना कहीं और था। वहां पे रहे हम कमरा लेकर 4 साल, मैं और जतिंदर एक साथ। और हमारा 1 साल फिर वो प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट हो गई। प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट हो गई, हमने बड़े कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंटली मेहनत भी की और पेशेंस भी रखी और हम अपना प्लान भी दिखाते रहे, सब कुछ किया और हम कामयाब भी हो गए स्पॉन्सर करने में। वो लड़की, शी इज नन अदर देन माय वाइफ परमिंदर। तो इस तरीके से वो जो पटियाला के अंदर हमें नौकरी और छोकरी दोनों मिल गए। तो वहां से हमने अपना कैरियर फेस नंबर 2 में आ गए दोबारा, मतलब शादी हो गई, शादी होने के बाद हरमन हो गई और फिर हमारी ट्रांसफर हिसार में हो गई, वो जतिंदर जैन की ट्रांसफर बीकानेर में हो गई।
तो उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, कनेक्शन भी नहीं रहा कुछ भी। फिर हमारी ट्रांसफर लुधियाना हो गई, होम स्टेशन था, तो हमारे दिमाग में ये था यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा भाई भी सिविल इंजीनियर है, वैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पंजाब पीडब्ल्यूडी में, साइमल्टेनियसली वो फाउंडर प्लेटिनम भी है इस बिजनेस के अंदर। तो हम दोनों जनों ने मिलकर सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें। लुधियाना जैसे इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे बिजनेसेस चल रहे हैं, तो हमें भी कुछ साइड में करना चाहिए, लेकिन क्या करें। ये हम जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं ना, इनके पास एक मजबूरी होती है कि जमा पूंजी बड़ी चंद होती है, कुछ पैसे होते हैं, बड़ी मुश्किल से लाख 2 लाख 3 लाख जमा किया होता है, और उसको इन्वेस्ट करते हुए कई कई हमारे हाथ कांपते रहते हैं कि ये जो जमा किया है ये भी ना चला जाए कहीं, और इस वजह से हम कोई काम ही नहीं शुरू कर सकते। खैर दिमाग में था, लुधियाना में आ गए। लुधियाना में आने के बाद हमने 3 साल लुधियाना में रहे और यही सोचते रहे कुछ करना है, किया कुछ नहीं। इन द मीन टाइम फिर दोबारा ट्रांसफर की बारी आ गई, तो मेरी वाइफ बोलती है कि देखो मैं तो घर पे बैठी हूं, अब आपने कहीं जाना है तो जाओ, मैं तो यहां से नहीं जाऊंगी। तो मेरे दिमाग में लगने लगा कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये तो नौकरी, मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, उन्होंने भी सारी जिंदगी बाहर घूमते रहे, जब रिटायर होके आए तो अगर 10,000 तनख्वाह थी तो 4,000 पेंशन रह गई, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां करनी है, तो लाइबिलिटीज बढ़ गई, एसेट्स कम हो गए, तो देखो क्या हालत थी। मेरे को लगा कि यही हालत मेरी भी होगी, तो मैंने सोच रखा था कि कुछ ना कुछ करना है मैंने। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जतिंदर जैन जी के एल्डर ब्रदर हैं मिस्टर बिमल जैन, उनके साथ मेरा सिर्फ इतना ही रिश्ता था कि हमारे वो मिलिट्री कैंटीन से कभी कभी सामान लेने आया करते थे। तो एक दिन शाम को उन्होंने फोन किया, फोन इन्होंने पिक किया। इन्होंने इसलिए पिक किया कि मैं शाम को कभी घर पे होता ही नहीं था। हमारी जॉब कुछ इस टाइप की थी कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे चले गए और रात को आने का कोई टाइम नहीं हुआ करता था। 365 डेज हमने काम किया, लेकिन देखो इसमें भी कितना बड़ा मैसेज छुपा है कि लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है। हमने उसी टाइम फ्रेम के अंदर डायमंड गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता टाइम नहीं है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो टाइम निकल आता है। एनीवेज, तो हमने एक दिन 2-3 बार बुलाया जैन साहब ने, हम नहीं गए। एक दिन हम संडे वाले दिन इनके यहाँ चले गए, मैंने कहा बहुत बार कॉल कर रहे हैं, जाना चाहिए। अब जब हम वहां पे गए तो जैन साहब ने थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ मुझे बताया कि बहुत बढ़िया काम है, उसके अंदर हम फ्रीडम लेंगे, पूरे देशों की ऐश मतलब फ्री में सैर करा करेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। मैं तो बैंक में ऐसे ही फंसा रहा। उन्होंने अपने बारे में सब बातें बताते हुए क्यूरियोसिटी मेरे अंदर जगा दी। मैंने पूछा काम क्या है, तो कहने लगे कि यहाँ पे मीटिंग होती है नेहरू सिद्धांत के अंदर, 2 बजे आप वहां पे आ जाना। बताया मुझे कुछ नहीं। और जब हम वहां पे गए 2 बजे, तो मैंने आपको बताया कि मिस्टर गुरनेक सिंह थे, वो प्लान दिखा रहे थे, पता नहीं क्या उन्होंने करा और क्या जादू हुआ मेरे अंदर। देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि वट एवर इट मे बी, कुछ भी है कैसा भी है, मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से कुछ करना चाहता था, है ना। सही बात है कि हम उन्हीं को ढूंढ सकते हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। जो कुछ ढूंढ ही नहीं रहा उनको हम क्या ढूंढ के करेंगे भाई। अगर कोई सेटिस्फाइड है, वो कहता है कि मैं 2 रोटियों में सेटिस्फाइड हूं, तो उसको कहां से पकवान खिलाए जा सकते हैं। एनीवेज, तो हमने तो इमीडिएटली इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। और ये भी बड़ा अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ लोग राइट टाइम को वेट करते रहते हैं। राइट टाइम कभी नहीं आता है, किसी भी काम के अंदर कभी राइट टाइम नहीं आता। वो कहते हैं कि कामयाब इंसान वो है जो उसके पास उस टाइम पे रिसोर्सेज हों, जैसा भी सर्कमस्टांसेस हो वो उसमें चल पड़े और ये सीख ले कि रास्ते आने में जो भी मुश्किलें आएंगी उसको ओवरकम कैसे करना है, तो वो कामयाब हो जाता है। जो बैठा सोचता रहता है वो कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाता है। तो मैंने जब डिसाइड किया था कि मैं एमवे करूंगा, तो मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। मेरे यार दोस्त कोई नहीं थे। लोग कहते हैं मेरा सर्कल नहीं है। मैं तो पढ़ा ही नहीं पंजाब के अंदर, जहां जहां पढ़ा वो पता नहीं कहां है अब। क्यों? क्योंकि हर 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाती थी। हमारे रिश्तेदार भी नहीं थे जो कि हमसे ज्यादा जान पहचान हो, क्योंकि वो कहीं और रहते थे। तीसरी बात, जो हमारी जॉब लगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, तो जहां जाना वो भी बिछड़ जाने, तो हमारी तो जान पहचान का कोई नहीं था। और दूसरी बात आपको बताया कि टाइम भी नहीं था। लेकिन एक चीज थी हम के अंदर, वो क्या थी? एक तो हिम्मत थी काम करने की, डिटर्मिनेशन थी कामयाब होने की, बड़े बड़े ड्रीम्स थे। उसने हमें डिसीजन लेने के लिए मदद की। एंड देन एंड देयर हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस बिजनेस को करेंगे। हमने ये नहीं देखा कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे पास कितना टाइम है, ये कैसे हो पाएगा, कैसे पे फोकस ही नहीं किया। एक चीज समझ में आई, 50 साल से काम चल रहा है, 90 मुल्कों में चल रहा है, लीगल है, एथिकल है, ईमानदारी वाला काम है, मेहनत वाला काम है। इतनी सारी मेहनत पहले भी कर रहे हैं,
और करेंगे, 2 से 5 साल में फ्रीडम लेंगे, बस इतना सा बात समझ में आता। उसके बाद अपने अपलाइन को सबमिट कर दिया कि जैसे जैसे बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका बिजनेस भी तभी बढ़ेगा अगर आप हमें बढ़ाओगे। इसका मतलब आप हमें बिल्कुल सही गाइड करोगे। हमने पूरी सबमिशन दे दी, उन्होंने हमें गाइड किया, हम चलते रहे। चंद महीने के अंदर हम सिल्वर हो गए, पता ही नहीं लगा कब हो गए। फिर प्लेटिनम हुए, रूबी, सफायर, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, और अभी डायमंड हो गए। तो ये प्रोसेस है। अगर आपके इंटेंशंस सही हैं, आपकी सोच सही है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये बिजनेस तो कुछ भी नहीं है। एनीवेज, अब हमें बताओ कि हमें लोग कैसे मिले। हमारी लेग्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने अपने ब्रदर को, जो कि हाईली निगेटिव था, हमारे घर के अंदर कोई भी पॉजिटिव नहीं था जब मैं बिजनेस ज्वाइन करके आया। हमारे फादर भी नेगेटिव थे, हमारा ब्रदर भी नेगेटिव था, और मदर हमारे न्यूट्रल थे, और ये तो सदा हमारे साथ ही है। तो हुआ क्या कि जब भी मैं कभी प्लान दिखा के आता या कुछ भी आता, तो मुझे घर के अंदर से कभी उत्साह नहीं मिला था, कभी एनकरेजमेंट नहीं मिली थी। सदा ये कहा जाता था कि तू छोड़ दे। फादर का तो एक ही कहना होता था, जैसे ही मैं घर पे घुसता था शाम को, तो पहली बात वो मुझसे यही पूछते थे कि कोई फंसा कि नहीं। मैंने उनको बहुत बार समझाया कि ये फंसाने वाला काम नहीं है, पर उनके मुंह से ये निकलता था, अगर तू नहीं फंसाएगा तो काम कैसे बढ़ेगा। तो घर के अंदर कोई भी साथ देने वाला नहीं था। वो एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बंदा था, उसको परमात्मा की तरफ से ये वरदान मिल गया कि जब कोई आदमी मरने वाला होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये मरेगा कि नहीं मरेगा। वो इस तरीके से पता लग जाएगा कि अगर उस मरने वाले इंसान के सिर की तरफ यमदूत खड़े होंगे तो आपको नजर आ जाएंगे, तो वो मर जाएगा, और अगर वो पैर की तरफ खड़े होंगे यमदूत तो वो नहीं मरेगा। उसने समझ लिया ये बात अच्छी तरीके से। अब क्या होता था कि जब कोई एक्सीडेंट हुआ है, लोग रो रहे होते थे या उसको लेके जाने वाले होते थे हॉस्पिटल, तो वो कहता था यार मत लेके जाओ, क्योंकि यमदूत जो है वो सिर की तरफ खड़े हैं, ये मर ही जाएगा, या इसको इमीडिएटली लेके जाओ, रोने वाली बात नहीं है, क्योंकि यमदूत पैर की तरफ खड़े हैं, ये नहीं मरेगा। उसको नजर आ जाता था। अब हुआ क्या, कुछ सालों के बाद उस बंदे को खुद ऐसा बुखार हुआ कि वो मरण किनारे आ गया। अब उसको भी नजर आ गया कि यमदूत आके ना उसकी सिर की तरफ खड़े हो गए। अब उसे पता लग गया कि मेरा भी टाइम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज उसे पता थी, उसके घर वालों को नहीं पता थी ना। तो वो जब ऐसे सोया था ना, उसने सोचा कि मैं अब पैर की तरफ कैसे करूं यमदूत को, तो वो ऐसे सो गया। अब पैर उसके वहां चले गए तो यमदूत भाग के वहां चला गया। अब वो यमदूत वहां जाए तो वो इस तरीके से सो जाए। अब ऐसे 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 होता रहा वो काफी देर तक। तो यमदूत को समझ में आ गया कि इसको हमारी सब समझ में आ गई है। वो ऊपर चला गया यमराज के पास। वो बोलता सस्पेंस खुल गया यार, यमराज जी सबको पता है हमारे बारे में, ऐसे करो 2 यमदूत और भेजो, 1 यमदूत और भेजो, वो उसके पैर की तरफ खड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। अब दोनों यमदूत यहां खड़े हो गए। अब उसको समझ में आ गई कि ये चालाकी कर रहे हैं, तो वो इसकी जगह पे ऐसे सो गया। अब वो ऐसे सोए तो दोनों यमदूत यहां पे आ जाएं। वो फिर गया यमराज के पास, तो यमराज ने 2 और भेज दिए कि चारों दिशाओं में 1-1 यमराज खड़े हो जाओ। अब कहां जाएंगे। अब वो फंस गया बेचारा। लेकिन उसने और चालाकी की। उसने क्या किया, सिर नीचे कर लिया, पांव ऊपर कर लिए। कहता अब क्या करूं। अब देखा उन्होंने अब ये उसको तो पता था, लेकिन उसके घर वालों को तो नहीं पता था ना। तो घर वालों ने देखा कि इसका बुखार जो है इसके सिर पे चढ़ गया है, इसको ना पकड़ के बांध दो, ये पागल हो गया। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के बांधने की जब कोशिश की, वो बहुत चिल्लाया कि तुम मुझे मरवा दोगे यार, मरवा दोगे। घर वाले नहीं माने, उन्होंने पकड़ के उसको बांध दिया। यमदूत आके उसके सिर पे खड़े हुए, वो मर गया, ऊपर चला गया। अब ऊपर गया तो यमराज कहता है कि क्यों, बहुत बचने की कोशिश की थी, हमसे कोई नहीं बच पाता। वो यमराज को बोलता है, कहता ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, तुमने क्या किया, मुझे तो मेरे घर वालों ने मरवा दिया। तो कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कई बारी अपने घर वाले ही मरवा देते होते हैं। लेकिन कहते हैं नो गट्स नो ग्लोरी। अगर आपके अंदर गट्स है तभी आप कामयाब हो सकते हो। तो हमने तो कभी ऐसे परवाह नहीं की कि घर के अंदर कौन क्या कह रहा है, क्योंकि हमें पता था कि हम किस राह पे चले हुए हैं। उस टाइम पे मेरे पास 2 तरीके थे, या तो मैं उनके साथ शामिल हो जाता उनमें और कह देता कि नहीं पापा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोड़ो, मैं छोड़ देता हूं, और सारी उम्र उनकी बात सुनता। सारी उम्र उन्होंने मुझे सुनाना था, क्यों तूने एमवे में पैसे बर्बाद किए थे ना। और कोई भी काम नया करने लगता था उन्होंने मुझे कहना था कि तेरे से नहीं होगा। लेकिन दूसरा एक और तरीका था मेरे पास कि बिल्ड करके दिखाता और उनको बोलता क्यों, मैंने कहा था ना, मैंने करके दिखाया, और उनसे ताली मरवाता। तो ये सब कुछ आप ही पे डिपेंड है।
हमने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अपने ब्रदर को जबरदस्ती ज्वाइन कराया। मैंने सोच लिया था कि घर के अंदर पॉजिटिव माहौल होना चाहिए और इसको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है बढ़िया चीज है, तो सबसे पहले मैं अपने ब्रदर को दूंगा। मैंने उसको जबरदस्ती ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद ब्रिट के टूल्स का फायदा उठाया, मीटिंग्स, सेमिनार्स, उसको मैं एफईडी पे लेके गया बॉम्बे, और साइमल्टेनियसली मैंने उसको बहुत सारी टेप्स सुनने के लिए दी। वो धीरे 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 कन्वर्ट हो गया। आज वो फाउंडर प्लेटिनम है। उसके ग्रुप के अंदर मिस्टर मंजीत सिंह ग्रोवर प्लेटिनम है, गुरमीत सिंह, पीके शर्मा, बहुत सारे लीडर्स हैं। सेम वे मैंने इसके ब्रदर को ज्वाइन कराया। वो पहले थोड़ा थे, अभी वो सिल्वर हुए हैं, डॉक्टर जसविंदर और डॉक्टर गुरुप्रदेश कौर, और उनके डाउन के अंदर हमें एक ऐसे वंडरफुल लीडर मिले जिन्होंने पूरे संगरूर एरिया के अंदर धूम मचा दी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह बाजवा और अमृत कौल बाजवा, जो कि फाउंडर प्लेटिनम है, और उनके ग्रुप के अंदर हेमंत सचदेवा, जगदीश नंदवानी, मनदीप सिंह, पुरुषोत्तम राजन, संधू साहब और रंधावा जी। मैं सब सिल्वर एंड अबव के बारे में बता नहीं सकता, इतने सारा ग्रुप बड़ा हो गया। सेम वे हमारे घर के सामने एक डॉक्टर साहब रहते हैं। वो डॉक्टर साहब मैं शुरू में ही वॉज हाईली रिलक्टेंट अबाउट दिस बिजनेस टू ज्वाइन दिस बिजनेस। तो जब भी उनको बारे में बोलता था तो उनके मुंह से ना ही निकलती थी। खुद डॉक्टर हैं, बीवी डॉक्टर है, फादर डॉक्टर हैं, अच्छी फैमिली है, तो उनको लगता था कि कोई और काम क्यों करूं मैं। धीरे 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 उनको बिजनेस समझ में आया ज्वाइन करने के बाद। आज वो फाउंडर सफायर्स हैं, एमरल्ड क्वालिफिकेशन में है, उनके ग्रुप में इतने सारे सिल्वर्स और प्लेटिनम्स हैं कि गिनना मुश्किल है। डॉक्टर दविंदर दीप सिंह एंड डॉक्टर हरिंदर कौर पंधेर। सो यू नेवर नो, उनके जरिए हमें मिस्टर पन्नू, मिस्टर साबू, ये सब प्लेटिनम्स हैं। गुरसेवक सिंह, विनोद फतेहपुरी, रॉकी सेको, बहुत भीड़ है वहां पे सिल्वर्स और प्लेटिनम्स और गोल्ड प्रोड्यूसर्स की। उसी तरीके से हमें हमारे ऑफिस के अंदर मिस्टर जसविंदर सिंह, हमारे एक बीएसओ पोस्ट होती है, ऑफिसर हैं, उनको हमने बिजनेस प्लान दिखाया, उन्होंने ज्वाइन किया। वो भी पहले रिलक्टेंट थे, बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने अपने ऊपर अपने ब्रदर को रखा, वो सिल्वर प्रोड्यूसर हैं, राजेंद्र सिंह जी दिल्ली से, जसविंदर सिंह जी फाउंडर प्लेटिनम है, और उनके थ्रू हमें एक कपल मिला, मिस्टर रविंदर सिंह रिहल, जिन्होंने सिंगल होने के बावजूद बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया प्लेटिनम लेवल तक। अब वो मैरिड हैं, उनकी वाइफ सिमर उनके साथ है, फाउंडर प्लेटिनम है। और उनके जरिए हमें एक और प्लेटिनम मिले, मिस्टर जगमोहन सिंह जंडू, इंजीनियर हैं पीएससीबी के अंदर, उनके वाइफ डॉक्टर हैं, डॉक्टर अवनीत जंडू, और उस ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे प्लेटिनम्स और सिल्वर्स हैं। देखिए कैसे कैसे बिजनेस आगे बढ़ता है। फिर हमारे ही मतलब हमारे सिविल इंजीनियरिंग के ही प्रोफेशन से हैं, पीडब्ल्यूडी के अंदर एक्सियन थे, मिस्टर सुखदेव सिंह सराव, एल्डरली एज, उनको हमने बिजनेस प्लान दिखाया, वो बिजनेस के अंदर आए और उनके थ्रू हमें बहुत सारे लीडर्स मिले, वो हमारे फिफ्थ लेग बने। उसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट में मिस्टर गुरचरणजीत सिंह इंजीनियर हैं, उनको हमने बिजनेस प्लान दिखाया। वो हमारे डिपार्टमेंट में जो दूसरे बंदे हमने स्पॉन्सर किए थे उनको निगेटिव करते होते थे, उनको निगेटिव करते थे, और सभी मुझे कहते थे कि यार गुरचरणजीत सिंह हमें नेगेटिव कर रहा है। तो हम कहते थे कोई बात नहीं, उनको प्लान दिखाओ। वो कहते थे वो तो यार सुनता ही नहीं है, वो कहां प्लान देखेगा। मैंने उसको प्लान दिखाया, उसको वो सिर्फ डिश ड्रॉप की झाग ने स्पॉन्सर कर दिया, वो ज्वाइन कर गया, वो हमारी सिक्स्थ लेग बने। तो घबराने वाली क्या बात है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, मिस इन्फॉर्म दुनिया होती है। उनको सही तरीके से प्लान दिखाओगे तो बिजनेस में आएगा और धूम भी मचाएगा। उसको हमने बिटवर्ड वाइड सिस्टम से प्लग इन किया। ये हमारी 6 लेग्स हैं। इसी तरीके से 7वीं 8वीं 9वीं पे काम चल रहा है, बड़ा सिंपल काम है। डॉक्टर ब्रैच अक्सर कहा करते हैं कि मुझे बिजनेस कभी मुश्किल नहीं लगा, तो मैं नकल नहीं मार रहा, पर मैं सही बता रहा हूं, मुझे भी कभी बिजनेस मुश्किल लगा ही नहीं। ये सब कुछ आपके माइंड में होता है, क्या मुश्किल है, अच्छी चीजें यूज करनी है, उसके बारे में लोगों को बताना है, अच्छा बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में लोगों को बताना है, और लोगों में और आपके अंदर एक ही आत्मा है, तो उसमें क्या मुश्किल है बताओ। जैसे आप हो वैसे वो है। हर किसी को बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई दिमाग लगाए, अगर आप गोले दगा के बिजनेस प्लान दिखाते हो, आपके जैसे पॉजिटिव बंदे तो आ ही जाएंगे, बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल बिजनेस है दोस्तों। अगर इस बिजनेस में हम लगन लगा के 1 से लेके 2 साल लगाएं और प्लेटिनम लेवल अचीव करते हैं, 2 से लेके 5 साल लगाएं तो डायमंड लेवल अचीव करते हैं, तो क्या ये बढ़िया इनकम है दोस्तों? आपकी इच्छा होती है कि हम भी हैंड रेस कराएं और डायमंड जाएं? जिसकी इच्छा होती है ना, वो चिल्ला के बोलता होता है यस। क्या आपकी इच्छा है डायमंड जाने की? क्या आप डायमंड जाना चाहते हैं? तो खड़े होके बोलिए आई एम अ डायमंड। नहीं, मजा नहीं आया। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दुबा के थैंक्स गॉड आई एम अ डायमंड। मजा नहीं आया। आई एम अ डायमंड, I am a diamond. I am a diamond. God bless you. Go diamond. Thank you so much.